अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा काम पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपने रिव्यूज़ देते रहिए। थैंक यू। केस नंबर 23। तुम क्या मिले ज़िंदगी मिली, चांद रात को चांदनी मिली, मुझको सारी ज़िंदगी का प्यार मिल गया, तुम क्या मिले। फरहान प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है, ताबिंदा इसके सामने से उठती हुई मुस्कुराकर बोली। वो इसकी आंखों में देखते हुए गुनगुना रहा था, मेरे सामने से मत उठो, मुझे यकीन कर लेने दो कि ये सब ख्वाब नहीं हकीकत है। फरहान ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। 1 हफ्ता हो चुका है शादी को, आपको अभी तक यकीन क्यों नहीं आया? मेरी मोहब्बतों की जुनून हेजी को तुम समझ ही नहीं सकती, मगर देखो मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मेरे सजदे रायगा नहीं गए। मैंने तुम्हें यकीन की शिद्दतों से चाहा था। अगर चाहत सच्ची और जज्बे गर्ज से पाक हों तो अल्लाह ताला ज़रूर मंजिल तक पहुंचा देता है। जो बंदा अपने रब से उम्मीद बांधता है, जो सिर्फ इसी वहदतुल्ला शरीक से मांगता है, तो वो रब भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। अपने बंदे की तलब से वो खूब वाकिफ़ होता है, और जो सिर्फ इस पर भरोसा करते हैं, इसी से तलब करते हैं, तो वो गफूरुर रहीम खुद अपने बंदे के लिए राहें निकाल देता है। इसकी रहमत की बारिश, इसकी करम की बारिशें जब इंसान पर होती हैं तो सारी मुसीबतें, सारी गर्दिशें खुशबख्ती में बदल जाती हैं। तुम्हारा मेरा मिलन भी तो इसकी रहमत का एक खूबसूरत नमूना है। फरहान शोही से इसके बाल खींचकर बोला, ये मत भूलिए कि इस हकीकत के पीछे एक बदसूरत नमूना भी है। हाला जान ने अपने गुनाहों का कुफारा अदा किया है। फरहान संजीदगी से बोला, मेरी समझ में नहीं आता हुस्ना ने ऐसा क्यों किया, वो ऐसी लड़की नहीं थी। ये क्या तुमने बोर्ड टॉपिक शुरू कर दिया है यार। अच्छा बताओ, रात को चाइनीज़ चलें? चाइनीज़ में कैसी डिशें होती हैं? ग्रीन रेशम जॉर्जेट के मुकेश काम वाली साड़ी में गोल्डन ज्वेलरी और मेकअप में ताबिंदा किरणों की तरह जगमगा रही थी। 1 हफ्ते में फरहान की बेइंतहा मोहब्बतों ने इसे बहुत पुरएतमाद बना दिया था। चाइनीज़ डिशों में मशहूर डिशें हैं मेंढक का अचार, कछुए के सीरी पाई, मगरमच्छ का रोस्ट। तोबा फरहान, ताबिंदा मुंह बनाते हुए उठ गई तो फरहान का जानदार कहका कमरे में गूंज उठा। फरहीन, अब मुझसे नहीं चला जाता, अगर 1 कदम और आगे बढ़ी तो मैं गिर जाऊंगी। शुमाइला करीबी बंगले के बाहर बने संगीत चबूतरे पर बैठते हुए बोली। बहुत टाइम हो चुका है, अब तो फरीहा ने अपना केक भी काट लिया होगा। फरहीन भी थकी हुई नजर आ रही थी। तुम्हारी गलती है, क्यों कहा था तुमने फरीहा का घर जानती हो? हाँ, ये तो अब भी कह रही हूँ, घर देखा हुआ है मैंने, मगर मैंने इसकी स्ट्रीट की पहचान नियॉन साइन बोर्ड से लगाई थी। वो मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ गलियाँ भी सब एक जैसी हैं, कुछ मालूम नहीं हो रहा। कुछ मालूम नहीं हो रहा, दिल तो कर रहा है पत्थर उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूं। अकल से पैदल लड़की, साइन बोर्ड तो बदलते ही रहते हैं, कुछ और नहीं मिला था तुम्हें? शुमाइला गुस्से से चीख कर बोली। प्लीज़ आहिस्ता बोलो ना, फरहीन इधर उधर देखते हुए बोली। यह अमीरों का इलाका है, यहाँ किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी जो हमारी बातें सुने। शुमाइला बेपरवाही से बोली। चलो अब उठो ना, देखो शायद अगली स्ट्रीट में फरीहा का घर हो। दुरुस्त कहा है किसी सियाने ने कि बेवकूफ़ दोस्त की दोस्ती से अक्लमंद दुश्मन की दुश्मनी बेहतर होती है। और तुम्हारी जैसी साफ को और मुंह फट दोस्त के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा? फरहीन जलकर बोली। मुझ जैसी दोस्त तुम जैसी बेअकल लड़की को अकल के इस्तेमाल का तरीका बताने और सिखाने के लिए कीमती सरमाए के नाम से पुकारे जाते हैं। शुमाइला इसके साथ चलते हुए बोली। दुनिया में ज़्यादा लोग अपनी खुशफहमी की बदौलत ही जिंदा हैं। फरहीन चिढ़ाने के अंदाज में बोली। फरहीन, वो सामने देखो कुत्ता, मुझे लग रहा है वो पागल है। शुमाइला सामने ब्लैक गेट से बाहर निकलते हूँ ख्वार कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए खौफजदा लहजे में बोली। फरहीन की जैसे ही निगाह कुत्ते पर पड़ी, वो चीख मारकर भागने लगी और इसकी इस हरकत पर कुत्ता भी जोरों शोर से इसके पीछे लपका। शुमाइला भी बदख्वास सी फरहीन के साथ भाग रही थी। खामोश इलाके में इन दोनों की चीखों के साथ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें गूंज रही थीं। इन दोनों को इस तरह भागते देखकर ऊपर नीचे खिड़कियों और टेरिस पर खड़े लोग कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ कहके लगा रहे थे। फरहीन, इस गेट में घुस जाओ। शुमाइला ने भागते हुए इसे एक गेट की तरफ इशारा किया जो खुला हुआ था। फिर वो दोनों ही तेजी से अंदर घुस गई थी। कुत्ता आगे निकल गया था। इन दोनों ने कुछ देर वहीं रुककर अपना बुरी तरह फूला हुआ सांस दुरुस्त किया। साथ साथ वो लॉन का जायजा ले रही थी।
सरसब्ज और शादाब लॉन बहुत खूबसूरत तरीके से फूलों और पौधों से सजाया गया था और लॉन के दरमियान खड़ी वो पुरशिकवा इमारत ताजमहल दिखाई दे रही थी। आज फिर खुदकुशी का इरादा है क्या? मर्दाना शौक हवास पर दोनों ने ही मुड़कर देखा था। स्विमिंग पूल के पास खड़ा तौलिए से बाल रगड़ता हुआ नौजवान शुमाइला से मुखातिब था। क्यों, यहाँ क्या खुदकुशी की ट्रेनिंग दी जाती है? शुमाइला इस अजनबी के बेतकल्लुफ लहजे पर नागवारी से बोली। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, वह मुस्कुराकर बोला। मिस्टर, फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ता हमारे पीछे लगा हुआ था, इसलिए गेट खुला देखकर हम यहाँ घुस गए। तुम ना मालूम क्या समझ रहे हो। चलो फरहीन, वो गुस्से से कहती हुई इसका हाथ पकड़कर गेट की तरफ बढ़ते हुए बोली। अरे रुकिए तो, वो भागकर इनके नज़दीक आ गया। कुत्ता आपके पीछे क्यों लगा था? ये सवाल आप जाकर कुत्ते से पूछिए। आप कुत्ते को देखकर क्यों भागी थीं? जाहिरी बात है, अगर वो काट लेता फिर? शुमाइला इसे घूर कर बोली। फिर इस बेचारे को 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते, वो हंसते हुए बोला। क्या मतलब है आपका? आपको काटने के बाद इसका दिमाग दुरुस्त रह सकता था भला? बड़ी मासूमियत से वजाहत आई। वो पहले ही पागल था आपकी तरह, समझे? शुमाइला चीही। यानी पहले ही नज़र में वो। चलो फरहीन, ना मालूम गिफ्ट भी कहाँ गिर गए हैं। वो हक्का बक्का खड़ी फरहीन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। अरे बैठिए ना, चाय पीकर जाइएगा, ये हमारी ख़ानदानी रवायात के खिलाफ बात है। शमीर इनके आगे आकर बोला। हम यहाँ मेहमान नहीं हैं और ना ही हमें आपकी ख़ानदानी रिवायात निभाने की ज़रूरत है। आप भी तो कुछ बोलिए, क्या ज़ुबान चलाने का सारा ठेका इन्होंने ही ले रखा है? शमीर फरहीन की तरफ देखते हुए बोला। मेरी समझ में ये मामला नहीं आ रहा। आपके अंदाज से लग रहा है कि आप शुमाइला को जानते हैं, जबकि शुमाइला के अंदाज से लग रहा है आप इसके लिए अजनबी हैं। फरहीन सादा तबीयत की वजह से शुमाइला का नाम लेते हुए बोली। एक दफ़ा ये बज़िद थी मेरी कार से टकरा कर खुदकुशी करने के लिए। बहुत समझाने के बाद इन्हें मुझ पर तरस आया था, वरना मैं आज जेल की हवा खा रहा होता। वो शुमाइला की तरफ देखते हुए बोला। शुमाइला के जहन में बिजली सी कूदी थी और इसे कुछ अरसे पहले होने वाली अपनी बेवकूफ़ी याद आ गई थी। इस दिन वो शदीद गुस्से में थी। घर के हालात ही इतने मुंतशिर और कशीदा हो गए थे कि इसने खुदकुशी जैसा नाकाबिले माफ़ी गुनाह और जिल्लत और रुसवाई वाला जुर्म करने का इरादा कर लिया था। थैंक्स गॉड, आपकी याददाश्त तो बहाल हुई। चलिए इसी खुशी में चाय पी लें। शुक्रिया फरहीन, चलो। कमबख्त को अभी तक मेरी शक्ल भी याद है, इसने सोचा और फरहीन से कहते हुए आगे बढ़ने लगी। इस मामले में मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है और हादसार का नाम शमीर है। आपका क्या नाम है मिस शुमाइला? वो तौलिया शाने पर डालते हुए मुस्कुराहट दबाकर बोला। शट अप। शुमाइला फरहीन का हाथ पकड़कर गेट की तरफ बढ़ गई। लड़कियों को ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए, संभल कर जाइएगा, हो सकता है कुत्ता आपका इंतज़ार कर रहा हो। शमीर पीछे से हंसते हुए बोला। वो फरहीन का हाथ पकड़कर तेज़ी से बाहर निकल आई थी। स्टूपिड, बेअक्लों की सरदार, कुत्ते को देखकर भागने की क्या ज़रूरत थी? तमाशा बनाकर रख दिया। शुमाइला हस्बे आदत तेज़ लहजे में इसे डांट रही थी। इसे वहाँ से गुजरने वाले लोगों की कतई परवाह नहीं थी। मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। बचपन में मुझे कुत्ते ने काट लिया था। पूरे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़े थे, वो भी पेट में। जब से आज तक कुत्ते की तस्वीर देखकर भी मुझे डर लगता है। वैसे एक बात है, कुत्ते को हमने हरा दिया है। फरहीन हंसते हुए बोली तो शुमाइला भी वो मंजर याद करके हंस पड़ी। अब दफ़ा करो फरीहा को, मगरिब का वक्त होने वाला है, घर चलो। सर्दियों की खुश्क शामें किसी करीबुल मर्ग ज़ैफ़ की वीरान और उदास आंखों की तरह होती हैं। कभी उदासी में सुकून इत्मीनान होता है तो कभी वीरानी। बोझल खामोशी इस हद तक मुस्तरब व बेकरार कर देती है कि दिल करता है सब छोड़ छाड़ कर किसी ऐसी सुनहरी सुंदर ख्वाबों वाली दुनिया में पहुंच जाएं, जहां हर तरफ प्यार से गुनगुनाते झरने हों, खुशी से सरशार लहलहाते सब्ज़े हों, पुरशोइयां करते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूलों की महकार हो, इतर बेस हवाएं चलती हों, जहां साफ व शफाफ बहती नदियों में चांदनी का अक्स नजर आता हो। सूरज की शुआओं ने जहां फिजा के नोहेस हुस्न को जवान और रंगीन बना रखा हो, मगर ख्वाहिशात, हसरतें, आरजुएं, तमन्नाएं किसी रूप में दिल में हलचल मचाएं, वरगलाएं, बहकाएं। खुद जन्म लेने का इख्तियार इनके पास है, मगर अपनी परवरिश पर इनका इख्तियार नहीं होता। फिर ये अपनी बका के लिए दिल को अपना ताबे बनाना शुरू कर देती हैं। जो दिल मजबूत और कुव्वत ईमानी से लबरेज होता है, वहाँ यही सर पटक पटक कर खुद ही मर जाती हैं।
जहाँ दिलों में हिर्स, हसद, कीना, लालच भरा होगा, वहाँ इनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और जल्द ही तनावट दरख्तों की सूरत अख्तियार कर लेती हैं। फिर ये ख्वाहिशात इंसान को इस तरह जकड़ लेती हैं कि इंसान इनकी तकमील में हराम और हलाल की तमीज़ भुलाए, दुनिया की जुस्तजू में दीन और आखिरत को भुलाए, गुनाहों की दलदल में धुंसता चला जाता है। आखिरकार ज़िस्त साथ छोड़ने लगती है और ख्वाहिशात की मुझ और मौजें भाग कर किसी और दिल पर कब्जा कर लेती हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है, ख्वाहिशें जिंदा रहती हैं, आरजुएं कभी नहीं मरती। जो इन्हें चाहता है, जिसे इनसे प्यार होता है, इसे दुनिया में जलील करती हैं और आखिरत में ख्वार। हेलो, क्या सोच रही हैं मामा? लाइबा जो अपने कमरे से आई थी, सामने बेड पर लेडी मामा को सोचों में गुम देखकर इनके करीब आकर बोली, सोकर उठ गई आप? इनके बीमार चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट बिखर गई। इम्तिहानात का भूत सर पर सवार था। आज जान छूटी, इसलिए भरपूर नींद आई है। महसूस हो रहा है मुझे। इसका फ्रेश गुलाबी चेहरा फूल की तरह दिलकश लग रहा था। ग्रीन रोशन आंखों में नींद का खुमार बड़ा फसूं हेज था। इसके गोल्डन सिल्की लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो हसीन नहीं बल्कि हसीन तरीन थी, मगर अपने हुस्न से बहुत बेनियाज और बेपरवाह। मामा कुछ देर बिला इरादा ही इसके चेहरे को देखती रही थीं। हेलो हेलो मामा, कहाँ पहुँच गई आप? लाइबा मुस्कुराते हुए इनकी आंखों के आगे हाथ लहराकर बोली, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको ताहयात यूं ही खुशो हर्म रखे। कितनी प्यारी लगती हैं आप, हंसती मुस्कुराती हुई। खुशी है मुझे आपने अपनी डैडी की मजबूरियों से समझौता कर लिया है। वो इसे पिछले 6-7 माह से बहुत खुश देख रही थी। इसमें अचानक ज़बरदस्त तब्दीली आई थी। वो ज़िंदगी को एंजॉय करने लगी थी, जिसकी मुस्कुराहट के लिए वो 1000 जतन करती थी। अब घर में इसके कह के गूंजने लगे थे। मामा प्लीज़, मैं इनका नाम सुनना पसंद नहीं करूँगी। वो एकदम ही संजीदा हो गई थी। बुरी बात लाइबा, वो तुम्हारे डैडी हैं, आप हमेशा इनकी मुंतज़िर रही हो। वो मेरा बचपन था मामा, नासमझी और बेअक्ली की उम्र थी। वो उम्र जब बच्चे की वाहिद मजबूत बना का इसके माँ बाप होते हैं, जिनकी गोद में जाकर बच्चा अपने सारे खौफ भूल जाता है, जिसको माँ बाप के बेगर्ज़ो बेसाख्ता मोहब्बतें बहुत खुद एतमाद और बहादुर बना देती हैं, और जिन बच्चों को बचपन से बहलावों के गिफ्ट, इंतज़ार के रैपर मिलते हैं, फिर ऐसे बच्चों की आंखों में एक ही मौसम ठहर जाता है, इंतज़ार का मौसम। हिम्मत से ज़्यादा इंतज़ार पहले खौफ, फिर झंझलाहट और फिर बेहिसी और नफ़रत में तब्दील हो जाता है। मेरे अंदर भी अब ऐसा ही जर्द मौसम रहने लगा है। मैं इनकी मुंतज़िर नहीं हूँ अब। इसके फ्रेश चेहरे पर धुआं सा बिखर गया, और शायद कभी भी नहीं होंगी। ऐसे नहीं सोचते बेटा, बच्चों से बाप को शदीद प्यार होता है। आपके डैडी आपको बेहद चाहते हैं। बचपन से आज तक आप शहजादियों जैसी लाइफ एंजॉय करती आई हैं। बहुत पुरतैश और आराम जिंदगी है आपकी। आला रिहाइश, बेहतरीन मलबूसात, न्यू मॉडल कारें, मुलाजमीन की फौज, ज़फ़र मौज, बेहिसाब पैसा आपके लॉकर में है, जिसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का आपको मुकम्मल इख्तियार है। आप एक खुशकिस्मत लड़की हैं। आपके डैडी ने आपको किसी किस्म की महरूमी नहीं होने दी, वरना जिस माशरे में हम रह रहे हैं, वो माशरा तो मर्दों की पजीराई और हौसला अफजाई करने वाला है। यहाँ इन औरतों को काबिल फ़ख्र समझा जाता है जिन्होंने बेटों को जन्म दिया हो। यहाँ लड़कों की पैदाइश पर चिरागां किया जाता है, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, लंगर तकसीम किए जाते हैं, और जिस घर में बदकिस्मती से बेटी पैदा हो जाए, वहाँ सिर्फ मातम बिछ जाती है। माँ इसे पैदा करने के जुर्म की मुजरिम ठहराई जाती है, और बाप जहालत के मारे मर्दों की तरह शर्मो नदामत से गर्दनें झुका लेते हैं। अपनी बेटियों को जिंदा दफनाने की रवायत दोहराई तो नहीं गई है, मगर आलीशान घर, बेहिसाब ऐशो आराम और बेशुमार दौलत वक्ती ज़रूरियात तो पूरी कर सकती हैं मामा, मगर दिल की खुशी का सहारा नहीं बन सकते। जिंदा तो इंसान झोपड़ी में भी रहता है। फटे पुराने कपड़े जिस्म की पर्दा पोशी करते हैं, पेट को तो इंसान पत्ते चबाकर भी भर लेता है। बात तो सारी हमारे अंदर की राहत और इत्मीनान की है। वो समझते हैं पुरतैश जिंदगी देकर वो मेरे तमाम हकूक़ व फ़राइज़ से फारिग हो गए हैं। इन्हें ये भूल है, इनकी खुश फहमी है। वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मामा नादिम सी इसे सीने लगाकर खुद भी आबदीदा हो गईं। इन्हें 2 हार्ट अटैक हो चुके थे, और मुसलसल दवाइयों के इस्तेमाल करने के बावजूद इनकी सेहत तेजी से गिर रही थी। इन्हें अपनी मौत का नहीं, लाइबा की तन्हाई का खौफ था। वो चाहती थी लाइबा वक्त से समझौता कर ले।
वो आज यहाँ आए और आपने मुझे सोने दिया। हमेशा की तरह वो चोरों के ही अंदाज में आते हैं। या तो मैं यूनिवर्सिटी होती हूँ और अगर घर में हूँ भी तो वह मेरे सोने का टाइम होता है और मेरे उठने से पहले ही चले जाते हैं ताकि मेरा इनका सामना ना हो जाए और बरसों का कायम करदा इनका पर्दा टूट ना जाए। कैसा संगीन मजाक है, एक बाप का बेटी से पर्दा करना। दुनिया में होता है ऐसा भी कहीं? घर के मालिक के आने से पहले तमाम मुलाजमीन की इसलिए छुट्टी कर दी जाती है कि कहीं मुलाजमीन इनको पहचाने न लगें। एक बाप बेटी से इसलिए नहीं मिलता कि वो मजबूर है। अरसे बाद फिर इस पर हिस्ट्रियाई दौरा पड़ा था। मर्द और मजबूरी, कितना दिलचस्प फिक्रा है। वह जुनूनी अंदाज में हंसते हुए बोली, लाइबा चलो वजू करते हैं, मगरिब की अजान होने वाली है, चलो आओ। मामा तदबीर से इसे वहशतों के समंदर से खींच लाएं, मगर इन्हें मालूम था अब वो सारी रात रोएगी और इसके आइंदा 3-4 दिन खामोशी और उदासी में गुजरेंगे। 1 हफ्ता तो लगेगा ही इसे नॉर्मल होने में। गोल्डन और पिंक चमकदार लैंप के शेड से निकलती मध्यम रोशनी राइटिंग टेबल पर रखी फाइलों, पेन कवर और मोबाइल टेलीफोन के सुर्ख कलर को मुनव्वर कर रही थी। असद साहब स्लीपिंग सूट में मलबूस कुर्सी पर बैठे इन हमाक से फाइलों पर झुके हुए थे। इनके हाथ में पकड़ा कीमती और नायाब कलम बहुत तेजी से चल रहा था। इनके वजीहा चेहरे पर हमेशा रहने वाली संजीदगी थी। खूबसूरत फ्रेम का नाजुक सा चश्मा चेहरे को बहुत पुरवकार बना रहा था। वो चंद लम्हे के लिए हाथ रोककर सामने मुजस्मे की तरह बैठी फौजिया बेगम को देखते, फिर होंठ भींचकर दोबारा अपने काम में मशगूल हो जाते। फौजिया बेगम दुख और दर्द की जिंदा तस्वीर नजर आ रही थी। पेवटे इनके रोने की वजह से भारी और सुर्ख हो रहे थे। चेहरा तबाहशुदा बस्ती का समा पेश कर रहा था। वो हर 2 मिनट बाद ठंडा सांस लेती जिसमें आह छुपी होती थी। इस सख्त सर्दी में आप हमें ठंडी आहें भरकर मारना चाहती हैं? असद साहब लम्हे भर को इनकी तरफ देखते हुए मुबहम सा मुस्कुराकर बोले, मेरा लहते जिगर 1 हफ्ता हो गया मुझसे दूर है। मेरी रातों की पुरसुकून नींद, दिन का चैनो आराम सब रुखसत हो गया है। इसके बगैर मेरी जिंदगी समंदर से जुदा रेत पर तड़पती मछली की तरह है। इसके बिना मैं नामालूम कैसे जिंदा हूँ। असद साहब की बात ने गोया तस्वीर को भी कुव्वत गोयाई दे दी थी। सुना था बेटे जवान हो जाएं तो बीवियां शोहरों की परवाह करना छोड़ देती हैं। वो समझती हैं बेटा बुढ़ापे का सहारा, इस उम्र के सर्दो गर्म से बचाने वाला मजबूत साहिबान होगा। मगर वो खुशकिस्मत माएँ होती हैं जिनके बेटे जवान होकर इनके ख्वाबों की हसीन ताबीरें बन जाते हैं, जिनकी सौदतमंदी और खिदमत गुजारी बुढ़ापे के बोझ से चटकती हड्डियों को दोबारा जवान और तवाना कर देती है। आप खुशकिस्मत माँ नहीं हैं। आपके बेटे के जवान खून में सरकशी और बगावत दौड़ रही है। हर दर्मी और जिद, गुस्ताखी और नाफरमानी वजूद में सांस की तरह रवां दवां हो चुकी है। काश इस बेटे की जगह कोई बेटी हो जाती। इसकी सौदतमंदी, खिदमत गुजारी, फर्मा बरदारी और मोहब्बत कभी हमें शर्मिंदगी और नदामत से सर नहीं झुकाने देती। बहुत अहमक होते हैं वो लोग जो बेटी की नहीं बेटे के पैदा होने की दुआएं मांगते हैं। कोई बताए, कोई समझाए इन नासमझ लोगों को कि बेवकूफ़ो, बेटियां अल्लाह की रहमत और बेटे जहमत बल्कि लानत होते हैं अगर मेरे बेटे जैसा हो। असद साहब के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर दुख और मलामत सुर्खी बनकर छा गई थी। वो इस तराबी कैफियत में कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए थे। आप बेटे से बहुत बदगुमान हो गए हैं। मेरा उसामा ऐसा नहीं है, वो बुरा नहीं है। मैंने किसी बाप को बेटे के इतने खिलाफ नहीं देखा। इसकी सियासत को आपने नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दे दिया है। अरे जिनके बेटे अय्याश और बदमाश होते हैं, इन बेटों के बाप भी तो इनके तमाम गुनाहों को छुपाकर नेक और शरीफ जाहिर करते हैं। फिर मेरा बेटा जो बहुत मासूम और ऐसी तमाम गंदगियों से पाक है, जमाना गवाही देगा मेरे बेटे के मजबूत किरदार की। कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक इसका कोई स्कैंडल नहीं बना। हालांकि मेरे बेटे के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वजाहत भी इसके पास लासानी है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लड़कियों के आगे बढ़ने के बावजूद वह दूर रहा है। फिर भी आप कहते हैं वो आपके लिए लानत है। कैसे जालिम बाप हैं आप। मेरे बेटे जैसा बेटा तो सदियों बाद पैदा होता है। सच्चा मुखलिस, हमदर्द, लोगों के दुख सुख समझने वाला। ना मालूम इस वक्त कहाँ दर्द दर्द की ठोकरें खा रहा होगा। इनका सफ़ेद चेहरा आंसू से तेजी से भीगने लगा था। सारे ज़माने का दर्द अपने जिगर में लिया फिरता है। किसी न किसी हमदर्द ने पनाह दे दी होगी। नहीं है मेरा बेटा ऐसा। इज़्ज़त नफ्स और खुददारी इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। अस्सलामुअलैकुम। दरवाज़ा नॉक करके रुहेल साहब अंदर आ गए। वालेकुम सलाम। आओ रुहेल बैठो।
सोफे पर बैठते हुए असद साहब इनसे मुखातिब हुए। भाभी जान प्लीज़ खामोश हो जाएं। ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? चले फ्रेश होके आएं। इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी। वो मोहब्बत से इनका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोले। इनके और उसामा के दरमियान बेतकल्लुफ़ी से फौजिया बेगम वाकिफ़ थीं। इनके चेहरे पर निगाह पड़ते ही इन्हें महसूस हुआ जैसे सगा हमदर्द मिल गया हो, और इनकी हालत हो भी ऐसी ही रही थी। थकन और फिक्र से चेहरा उदास था, चाल शिकस्ता और निढाल थी। इनके आंसू और ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। रुहेल, कुछ मालूम हुआ मेरे उसामा का? आप पहले फ्रेश हों। इस तरह रोक कर बदशगुनी मत करें। वो गुस्से में चला गया है। जब गुस्सा उतरेगा तो खुद ही आ जाएगा। जिसे आप जैसी माँ और प्यार करने वाली दादी मिले, वो बहुत अरसा घर से बाहर नहीं रह सकता। आज नहीं तो कल वो ज़रूर आ जाएगा। वो नहीं आएगा, इस तरह नहीं आएगा रुहेल। वो बहुत हसास और गैरतमंद है। वो ना माँ पर कोई गलत लेबल लगवाएगा और ना बाप को मुल्क बदर होते देख सकेगा। तुम कहीं से ढूंढकर इसे ले आओ, खुदा के लिए। वो रुहेल साहब की शाने से सर टिकाकर रोने लगी। अहमक औरत, तुम्हारी इसी जज्बातियत ने बेटे का मुस्तकबिल तारीक कर दिया है। एक दिन नहीं, तुम सारी जिंदगी इसी तरह रोती रहना, यही मुकद्दर है तुम्हारा। असद साहब गुस्से से बोले। भैया, बहुत संगदिल हो गए हैं आप। इकलौते बेटे के लिए इतनी संगदिली और बेहिसी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी इसके मुतल्लिक सोचते हैं वो सब गलत है। फौजिया बेगम को बाथरूम डोर तक छोड़ आने के बाद वो असद साहब के करीब बैठते हुए बोले। रुहेल, तुम भी अम्मा और फौजिया की तरह यही समझते हो कि मुझे इस नालायक से प्यार नहीं है? ये कैसे हो सकता है भैया कि आपको उसामा से मोहब्बत ना हो? रुहेल संजीदगी से बोले। मैं बिजनेसमैन ज़रूर हूँ, मगर आम बिजनेसमैन की तरह मुझे ना पैसे से वालाहाना मोहब्बत है और ना मैं हर वक्त दो और दो बाइस के चक्कर में रहने वाला शख्स हूँ। मेरी अनथक मेहनत सिर्फ इसलिए है कि मुझसे कोई गैर कानूनी काम या ऐसा गुनाह ना हो जाए जिसकी वजह से मुझे इस दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़े और आखिरत में भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाऊँ। हमेशा मैंने ईमानदारी से वतन की इज्जत का ख्याल रखा है। मैं हर वो काम करता हूँ जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। मैंने एक हद मुकर्रर कर रखी है। मैं आना रवि और हद से तजावज़ करने वालों को तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता, चाहे वो दीन का मामला हो या दुनिया का। इत्दाल अल्लाह को पसंद है, मगर इस नालायक की तबीयत इस समंदर जैसी है जिसमें हमा वक्त तूफानी लहरें हलचल मचाती रहती हैं। वो खुद भी मुंह जोर तूफान बन गया है। ठहराव और सुस्त रवि इससे छूकर भी नहीं गुजरी। इंतहा पसंद है वो, और मुझसे भी ऐसी ही हरकतों की तवक्को करता है। लेकिन गुस्ताही माफ भैया, इसे बेकसूर घर से निकालकर आपने इंतहा पसंदी का सबूत दिया है। आप नरमी से इस पर अपने ख्यालात वाज़ा कर सकते थे। प्यार मोहब्बत से इसे अपने रास्ते पर चला सकते थे। रुहेल साहब भी बदस्तूर संजीदा थे। मैंने सब कुछ करके देखा है, नरमी गुस्सा करके देखा है, मगर इस पर भूत सवार हो गया है। मुल्क को संवारने का सियासत के अलावा भी और बहुत से जरिए हैं मुल्क से इजहार मोहब्बत करने के लिए, इसकी सलामती और तरक्की के लिए, मगर सियासी मैदान में इसकी छलांगे मुझे मंजूर नहीं है। मेरे यहाँ सियासत के माने बदल चुके हैं, मयार घटिया तरीन हो गया है। जब लोग मुझसे पूछते हैं आपका बेटा सियासतदान बन गया है, तो यकीन करो रोहिल, शर्म के मारे निगाह नहीं उठा पाता हूँ। हित्तक महसूस होती है मुझे, अपनी गाली की तरह लगता है ये लफ्ज़ मुझे। इसे मैंने हर तरह की सहूलत दी, दुनिया की तमाम आसाइशें इसके आगे ढेर कर दी। लाखों रुपया वो बैंक से हर माह निकलवाता है। मैंने आज तक इससे हिसाब नहीं मांगा कि वो हर आसाइश और सहूलत मिलने के बावजूद इतना ढेर सारा पैसा कहाँ उड़ाता है। तीनों टेक्सटाइल मिल्स में इसने अपनी मर्जी से मजदूर भर्ती किए हैं, सबकी तनख्वाहें डबल रखवाई हैं, फिर हर माह का राशन, तालीम और मेडिकल की सहूलत और कन्वेंसेस भी कंपनी की तरफ से दी है, और फिर सालाना बोनस अलग। हर जगह अपनी मर्जी से इसने काम किया है। मैंने कुछ नहीं कहा, इसकी हौसला अफजाई की। शिकारपुर और सखर के जितने भी फिश पॉन्ड्स थे वो वहाँ काम करने वालों में तकसीम करके आ गए नवाब साहब। मैं फिर भी खामोश रहा, मगर अब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अपनी और अपने खानदान की इज्जत को मैं और दाव पर नहीं लगा सकता। पुलिस और जेल की हवा हमारे किसी बुजुर्ग ने नहीं खाई, मगर इसने खानदान का नाम बदनाम कर दिया है। इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी बात ठीक है भैया, इसके जज्बात और इरादों से मैं बहाबर हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ वो इस राह से हट जाए, मगर इसे संभलने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा ही ना। आपने इसे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया, घर बदर कर दिया इसे, मगर सोचें, जवान और जज्बाती खून है। अगर गुस्से और जज्बात में कोई इंतहाई इक़दाम कर ले या किसी ऐसी बुरी सोहबत में पड़ जाए तो फिर खानदान का नाम कितना रोशन होगा, ये सोचा है आपने?
और आप जो कह रही हैं वो लाखों रुपए बैंक से निकलवाता है, तो भैया किसी बुरी जगह वो पैसा नहीं सर्व करता, बल्कि इसने यतीम खानों, रफाही और समाजी इदारों, बेसहारा और बेवाओं के सेंटर्स की महसूस माहाना रकमें बांध रखी हैं, जो वो हर माह पाबंदी से और जरूरत पड़ने पर वक्तन फवक्तन देता रहता है। और वो अपने इन कामों का शोहरा नहीं चाहता, इसलिए खामोशी से ये सब करता है। ये सब भी इसने सिर्फ मुझे इसलिए बता रखा है कि वो मुझसे हर बात करने का आदी है और कोई भी इसके इस राज से वाकिफ नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए, फख्र होना चाहिए कि कितने अजीम बेटे के बाप हैं आप। वो इतनी छोटी उम्र में कितने बड़े और नेकी के काम कर रहा है, वो भी बिना किसी लालच के। मेरा आपके पास आने का मकसद भी आपकी गलत फहमियाँ दूर करना था। भैया प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। इसे ढूंढ कर घर ले आइए। वो खुद नहीं आएगा, अपनी ज़िद की वजह से नहीं, सिर्फ आपकी दिल आज़ारी की खौफ की वजह से। रोहेल साहब हाथ जोड़कर असद साहब से बोले, मुझे शर्मिंदा मत करो रोहेल। मालूम नहीं मैं अच्छा बाप नहीं बन सका या वो अच्छा बेटा साबित ना हो सका, मगर इसे घर लाने की मेरी वही शर्त होगी कि इसे सियासत छोड़नी होगी। मैं समझाऊंगा भैया इसे, मगर आपको भी वादा करना पड़ेगा। कुछ अरसे से आप बिल्कुल इस जिगर से लाताल्लुक हो जाएंगे। इसके बाद मैं खुद संभाल लूँगा। रोहेल साहब पुरजोश लहजे में बोले, ओके आई प्रॉमिस यू। चलो अब अम्मा जान को भी मनाते हैं। सुबह मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। अम्मा जान सख्त खफा हैं, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही। आप भाभी जान को यहाँ छोड़ जाते, आप इन्हें भी साथ ले गए थे। मुझे मालूम था इन सब को मिल मिल कर रो रो कर खूब उधम मचाना है। मैं इसलिए फौजिया को साथ ले आया था कि मेरी मौजूदगी में इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी रोने की। असद साहब मुस्कुराकर बोले, आपके सख्त मिजाजी से सब ही डरते हैं और भाभी तो ज़्यादा ही खौफज़दा रहती हैं। है नहीं थी, बेटे के बड़े होने के एहसास ने इन्हें बहुत बहादुर बना दिया है। अम्मा जान के रवैये पर मुझे हैरत हो रही है। इन्हें पोता इतना अजीज़ है कि बेटे की परवाह नहीं। वो जो कहा है ना कि असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, यही मिसाल यहाँ भी है। इस बात का अमली तजुर्बा तो आपको जभी होगा जब खुद दादा बनेंगे। रोहेल मुस्कुराए, बशर्ते के मसूफ के लिए कोई लड़की अर्श से ज़मीन पर उतरी हो। बान की चारपाई पर धुला हुआ सफ़ेद बिस्तर बहुत सफाई से बिछा था। छोटे से कमरे में बहुत मुख्तसर सामान था। चारपाई के दाईं तरफ 2 पेटियां ऊपर तले रखी हुई थीं, जिन पर कड़े हुए कपड़े नफासत से ढके हुए थे। साइड में पैड स्टील फैन था। सामने स्लेब पर कांच और स्टील के बर्तन सजे हुए थे। स्लेब पर भी कड़े हुए फूलों वाले कपड़े की झालर लटक रही थी। छत के दरमियान पंखा लगा हुआ था। ट्यूबलाइट से कमरा रोशन हो रहा था। नीचे फर्श पर दरी बिछी थी, जिस पर सुर्ख दबेस कलर की प्रिंटेड चादर बिछी थी। इसी रंग के गाँव तकिए दीवार से लगे हुए थे। दरवाजे और खिड़की पर भी इसी प्रिंट के पर्दे लहरा रहे थे। कमरे में कोई भी डेकोरेशन पीस डेकोरेट नहीं था। इसके बावजूद कमरा बहुत अच्छा दिलकश था। चाचू, बुआ बोल रही हैं, खाना ले आऊं? 10-11 साला बच्ची पर्दे के पीछे से गर्दन निकाल कर इससे मुखातिब हुई। तौलिए से मुंह साफ करता हुआ उसामा रुक गया, जो अभी मुंह धोकर कमरे में आया था। इधर आओ। वो तौलिया शाने पर डालकर इसकी तरफ दिलचस्पी से देखते हुए मुस्कुराकर बोला, नहीं जी, चाचू ने आपके पास आने से मना किया है। वो मासूमियत से बोली। क्यों मना किया है? वो हैरानी से बोला। चाचू कहते हैं आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत बड़ा घर है आपका शहजादों जैसा। हम तो बहुत ही गरीब लोग हैं। इसकी मासूम सी दलील बहुत मजबूत थी। कहाँ हैं आपके चाचू? मैं अभी इसके कान खींचता हूँ। बच्चों से इतनी गंदी बातें करता है। इसने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, अरे साहिब, ये क्या कर रहे हैं आप? चलो मरियम, उतरो नीचे, कपड़े खराब हो जाएंगे साहिब के। सांवली से दरमियानी सेहत की मालिक भुआ घबरा कर बावर्ची खाने से निकलकर बोली, मरियम ने धुले हुए कपड़े पहन रखे हैं, फिर मेरे कपड़े किस तरह खराब हो सकते हैं? आपसे मैंने कितनी मर्तबा कहा है बुआ, मुझे साहिब मत बोला करें प्लीज़। वो सहन में बिछे तख्त पर बैठते हुए बोला। मरियम अभी तक इसकी गोद में थी। ये आपका हुस्न अहलाक है साहिब, जो आप ऐसा समझते हैं, वरना हकीकत में हम गरीब लोग आपके कदमों की हाँक भी नहीं हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह को हमारी न जाने कौन सी नेकी पसंद आ गई, जो आप जैसा इंसान हम जैसों का मेहमान बना है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है साहिब, वरना कहाँ आप, कहाँ ये कटिया। आप मुझे गुनाहगार ना करें भुआ, मैं अल्लाह का बहुत आजिज़ बंदा हूँ, बहुत हकीर और बहुत तकसीर बंदा।
जिसने आपको दुनिया में भेजा इसी ने मुझे भी। इसकी निगाहों में जो आपकी हैसियत है वही मेरी है। इसकी निगाहों में सिर्फ वही मुतब्बर और अजीज है जिसके अमाल अफसल और नेक हों। तख्त ताज महलो खजाने इसकी निगाह में कोई वक़्त नहीं रखते बुआ। ये भी आप भूल जाइए कि मैं कौन हूँ और किस खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपकी निगाहों में मेरे लिए माँ वाली ममता होनी चाहिए, साहब वाला एहतराम नहीं। आपका बुजुर्ग होकर मुझे साहिब बोलना बहुत गरां गुजरता है, वो संजीदगी से बोला। 70 साला बुआ हैरानी से इस 6.5 फुट के लंबे चौड़े नौजवान को देख रही थी, जिसके लबों पर हमेशा नरमो दोस्ताना मुस्कुराहट रहती थी। इसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा बहुत वजीहा और खूबसूरत था। आंखों में इसकी जहानत और सदाकत के चिराग झिलमिलाते थे। पेशानी थी इसकी बहुत रोशन। बेदाग सरापा रखने वाला शख्स इन्हें इंसान के रूप में फरिश्ता लगा। देखो मरियम, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, उसामा तख्त पर रखा शापर उठाते हुए बोला। आहा, ये इतनी प्यारी गुड़िया मेरी है और ये इतने अच्छे अच्छे कपड़े सब मेरे हैं। मरियम सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली गुड़िया और फ्रॉकें लेकर ताज्जुब से बोली। हाँ, और ये टॉफ़ियाँ और बिस्किट भी आपके हैं। उसामा जैकेट की जेब से पैकेट्स निकालते हुए बोला। आप इतना कुछ क्यों ले आए? ये इतने महंगे खिलौने कपड़े, इस तरह तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी। आपका यही एहसान बहुत है कि आपने मना करने के बावजूद इतना राशन घर में भरवा दिया है कि वो महीनों चलेगा। बुआ मरियम की खिलौने और रंग बिरंगी खूबसूरत फ्रॉकें देखते हुए शर्मिंदा सी बोली। छोड़ें बुआ, मरियम को आप शहजादी बनाकर रखा करें, वो बेपरवाह अंदाज में बोला। आप खाना खा लें, अब्दुल तो ना जाने कब आएगा। मुझे अभी भूख नहीं लग रही, मैं अब्दुल का इंतज़ार करूँगा, वो मरियम की तरफ देखता हुआ बोला, जिसका मासूम चेहरा मुसर्रतों से चमक उठा था। आप बहुत अच्छे चाचू हो, बहुत प्यारे। मरियम इसके करीब आकर इसका गाल चूम कर बोली। अब तो आपको मुझसे डर नहीं लगता ना? इसके अंदाज पर वो हंस कर बोला। मरियम नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए अपनी फ्रॉकें खिलौने समेटकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। नवंबर की सर्द रात थी। आसमान पर धुंध सी छाई हुई थी। खुश्क और ठंडी हवा जिस्मों में कपकपी पैदा कर रही थी। लोग सर शाम ही कंबलों और लहाफों में दुबक गए थे। उसामा स्लीपर उतारकर तख्त पर ही बैठ गया था। 2 छोटे कमरों और मुख्तसर से सहन वाले ये घर अब्दुल का था, जिसे इसकी माँ की नफासत पसंदी और सलीका मंदी ने निखार दिया था। गो के घर में सामान ज़रूरतें ज़िंदगी के लिए नाकाफ़ी था, लेकिन इस सादा और छोटे से घर में इसे हकीकतन दिली सुकून मिला था। वरना साहिरा के हाथ से निकलकर वह जुनूनी कैफियत में वहशत ज़दा सारी रात मुख्तलिफ पार्कों और सड़कों पर चकराता फिरा था। इसके अंदर की वहशत और जुनून को सुकून नहीं मिला था। साहिरा इसे पहली ही मुलाकात में नहीं भाई थी। इसके बेबाक और नुमाइशी अंदाज इसे समझा गए थे कि वो किस किस्म की औरत है। ये एहसास तो हर मर्द में ही होता है कि वो पहली ही निगाह में समझ जाता है कि औरत किस नेचर की है। वो इन राहों से नावाकिफ सही, मगर शऊर आने के बाद वो इसरार जिनसे इंसान नावाकिफ रहता है, वो इज़्दवाजी रिश्ते तो नासमझी की उम्र में मुफ़्फ़ी रहते हैं। सन बलूगत के बाद वो इसरार, वो रिश्ते खुद ब खुद कुदरती तौर पर जहन में वदियत हो जाते हैं। फिर समझ में आता है आदम की ख्वाहिश जन्नत में भी किसी साथी, किसी जानान की तलब के लिए क्यों उभरी थी, जिसकी तकमील के लिए अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को पैदा किया था। और वह इंसान था, कुदरत की तरफ से इसे हुस्न वजाहत बहुत फ्याजी से अता किया गया था। अगर वो बहकने वाला होता और इन सस्ते जज्बात के आगे वो शिकस्त खा चुका होता तो इसके लिए ऐसी लड़कियों की हरगिज कमी नहीं थी। लड़कियां इसकी आंख के इशारे पर अपना सब कुछ लुटा देने पर तैयार रहती थीं। वह हसीन से हसीन तर लड़की की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करता था। इसने चोट खाई भी तो सिर्फ इस लड़की से जिससे इसे पहले दिन से ही चिढ़ हो गई थी। इस गुलाबी चेहरे और ग्रीन आंखों वाली के हुस्न से वो मुतासिर नहीं हुआ था। बस इसकी ग्रीन आंखों की गहराइयों में इतनी उदासी और इंतजार ने इसे जबरदस्ती इसकी तरफ किसी मकनातीस की तरह खींचना शुरू कर दिया था। फिर ऐसा भी होता जो कि हमसे भागता है, हमसे मिलना पसंद नहीं करता, हमें देखना नहीं चाहता, दिल इसकी परछाई बनने के लिए तड़पने लगता है। आंखों में इसकी तस्वीर फिट हो जाती है, धड़कनें इसका नाम गुनगुनाने लगती हैं। लाइबा, मैं इतना कमज़ोर मर्द नहीं हूँ जो तुम्हारी नफरत से टूट फूट जाऊँगा। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। तुम्हारा दुख भुलाने के लिए मैंने खुद को पत्थर बना लिया और अपने चाहने वालों सगे रिश्तों से गाफिल हो गया। तुम्हारी वजह से मैं घर बदर हुआ। तुम्हारी वजह से साहिरा जैसी बदरू से अपने ईमान की कुव्वत से खुद को बचा पाया हूँ। आज सबसे महरूम अपने मुलाजिम के घर में बैठा हूँ और ये मोहब्बत भी कैसा लघु जज्बा है
जिसमें मुझ जैसा सख्त इंसान भी मोम बनकर पिघलता चला गया। शेम ऑन यू उसामा असद मलिक, एक लड़की तुम्हें क्या से क्या बना गई और तुम सर झुकाए झुकते ही चले गए। मर्द बनो उसामा, अपना वकार, अपनी अना, अपने मजबूत वजूद की अहमियत समझो। तुम जैसा बुलंद हौसला, मजबूत कुव्वत इरादी का मर्द एक नाजुक सी बेजर्र सी लड़की से शिकस्त खाए। नॉनसेंस, इडियट, भूल जाओ इसे। वो तख्त पर लेटा था और इसके दोनों हाथ तकिए के ऊपर सर के नीचे थे और वो खुद को सरजनिश करने में मसरूफ था। दरवाज़ा खोलकर अब्दुल अंदर दाखिल हुआ और हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा बावर्ची खाने में रखकर उसामा के करीब सलाम करता हुआ आ गया। बहुत देर लगा दी आज तुमने। उसामा जो उठकर बैठ गया था सलाम का जवाब देते हुए बोला। हाँ साहिब, आज पैसेंजर दूर के मिल गए थे, इन्हें छोड़ने में देर हो गई। अब्दुल मुस्कुराते हुए बोला। आ गया पुत्र, चल फटाफट मुंह हाथ धो ले, फिर मैं खाना लाती हूँ। बुआ बावर्ची खाने की तरफ देखते हुए बोली। क्या पका है बुआ? अब्दुल ने आहिस्ता से पूछा। कीमा मेथी मटर, तुझे पसंद है ना? यही पकाया है और 7 पराठे भी पकाए हैं, असली घी के। वो चूल्हा जलाते हुए मुस्कुराकर बोली। बुआ मुझे पसंद है, मगर साहिब को कहाँ पसंद आएगा? वो कोई ऐसी चीज़ खाते हैं। अब्दुल आहिस्ता से शिकायती लहजे में मुखातिब हुआ। मुझे हर वो ग़िज़ा मरगूब है अब्दुल जो हलू से दिल से पकाई जाए। बुआ के हाथों की चटनी भी फ्राई चिकन से ज़्यादा लजीज होती है, उसामा ने कहा, जो सेहन के कोने में लगी नल से हाथ धो रहा था। अब्दुल की धीमी आवाज़ भी इसकी तेज़ समात से बच ना सकी। मुझे अफसोस होता है साहिब, मैं आपकी शायाने शान कोई खिदमत न कर सका। दरअसल बड़े साहिब जो मुझे तनख्वाह देते थे वो मैं सारी की सारी गांव बुआ के पास भिजवा दिया करता था ताकि बुआ घर संभालने के बाद घर खरीद लें, और बुआ ने किया भी ऐसा ही। घर का खर्चा भी चलाया, घर भी खरीद कर पक्का बनवा लिया और बड़े भाई की शादी भी कर दी। बहू से बुआ ने बहुत सारी उम्मीदें बांध ली थीं, मगर वो कच्चा घड़ा साबित हुई। भाई शादी के बाद इस हद तक बदल गए कि अम्मा की तो क्या परवाह करते, इन्हें मरियम की भी फिक्र नहीं रही थी। भाभी की बदमिजाजी और झगड़ालू तबीयत के बायस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होने लगे थे। बुआ खुद पर तो हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती हैं, मगर मरियम की तरफ उठने वाली तेज निगाह भी इनकी बर्दाश्त से बाहर है। सौतेली माँ फिर सौतेली ही होती है साहिब। उन्होंने मरियम को बात बे बात मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर बुआ की भी बर्दाश्त खत्म हो गई। घर को तो फिर मैदानी जंग बनना ही था, और एक जोर ज़बरदस्त लड़ाई के बाद बुआ वो घर छोड़कर यहाँ मेरे पास आ गई। मैंने बेगम साहिबा से बात की तो बेगम साहिबा ने ये घर लेकर दे दिया। 1 माह से ज़्यादा हो गया है बुआ और मरियम को यहाँ आए हुए, मगर भाईजान ने पलट कर खबर नहीं ली। अब्दुल अजरदा लहजे में बोला। मकान मेरी मेहनत से बना और इन दोनों ने बुआ को घर से निकाल दिया। इन्हें अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं आया। मुझे अफसोस है अब्दुल, बल्कि नदामत महसूस हो रही है कि मैं तुम्हारे हालात से इतना बेखबर रहा, वरना तुम्हें तनख्वाह की ज़रूरत होती और ना बुआ को मकान बनवाने के लिए पैसे जोड़ने की ज़रूरत पड़ती। अगर तुम पहले ही मुझसे जिक्र कर देते तो बुआ को मकान बनवाने के लिए पैसे भी मिल जाते और तुम्हारी तनख्वाह के पैसे भी तुम्हारे पास रहते। उसामा जो बहुत तवज्जो से सब कुछ सुन रहा था, अब्दुल के शाने पर हाथ रखकर बोला। नादिम तो मैं हूँ साहिब, वरना आपने, बेगम साहिबा, बड़े साहिब और अम्मा जान ने हर तरीके से मेरी मदद की है। उस घर में नौकर होते हुए भी नौकर होने का एहसास नहीं हुआ। सबका रवैया और मोहब्बत घर के लोगों की तरह ही मिलती रही, वरना ऐसे लोग कहाँ होते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ अब्दुल, तुम वापस कोठी चले जाओ। किराए की टैक्सी से सारे दिन ख्वार होने के बावजूद तुम खुद कफील नहीं हो सकते। उसामा इसके साथ कमरे में बिछे हुए दस्तरखान के पास बैठते हुए बोला, जहाँ बुआ ने खाना लगा दिया था। नहीं साहिब, आपके बगैर वो घर काट खाने को दौड़ता है। वो अपने लिए प्लेट में सालन डालता हुआ संजीदगी से बोला। मोहब्बत सच्ची होती है ना साहिब, तो वो इंसान को पुरएतमाद मुतब्बर बना देती है, मगरूर नहीं। इसी जज्बे ने मुझे कोठी जाने से रोककर किराए की टैक्सी चलाने पर मजबूर किया है। जिस दिन आप मुझे छोड़कर गए थे, इसी दिन से मैं आपकी तलाश शुरू कर दी थी, और सच पूछिए तो मैंने टैक्सी चलाने का इसी ख्याल से सोचा था कि पैसेंजर की वजह से मुझे जगह जगह जाना होगा और कहीं ना कहीं आप मिल ही जाएंगे। और देखिए, मेरा जज्बा सच्चा था। जो इस दिन मैं इस गैर मुल्की जोड़े को एयरपोर्ट से होटल छोड़ने गया तो वहीं आप पर मेरी निगाह पड़ गई और ज़बरदस्ती में आपको यहाँ ले आया। साहिब, होटल कितना ही महंगा और कितना ही सहूलत देने वाला क्यों ना हो, मगर घर जैसा सुकून नहीं मिलता, और आपको तो वैसे भी होटल वगैरह पसंद नहीं है।